हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। तो 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। कल संडे था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। एंड देखिए, आपको अगर क्विज एंड मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो मैंने आपको बताया था कि आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि जिनको नहीं आता है कि कैसे वो वेबसाइट देखनी है या कहाँ पे क्यूज़ अपलोड होती हैं, तो आप इसके बाद एक बहुत छोटी सी वीडियो आएगी तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर क्विज़ है एंड कहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। हार्डली 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी, तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जीएस पेपर 1 में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ क्या है, हीट डोम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका का ये कुछ इशू है, प्रॉब्लम है एक्चुअली। देन देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल, जो कि आपने लक्ष्मीकांत की बुक में भी पढ़ा होगा। OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड G20 की क्या टैक्स डील है। G20 से रिलेटेड प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, कंट्रीज के नाम पूछे गए थे, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर 3 में क्रॉप इंश्योरेंस वीक के बारे में देखेंगे, नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में हम देखेंगे। अब इसकी क्विज सेम आज ही इनसाइट्स जो आईएएस की वेबसाइट होगी उस पर अपलोड होगी, तो आप वहां पर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेट स्मार्ट सिटीज़। तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनकी जो लॉजिस्टिक्स डिवीजन है, देखिए लॉजिस्टिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक जगह पे आपने कुछ चीज़ मीन्स ट्रक वगैरह के अंदर किसी के अंदर अपलोड की, फिर कहीं पे दूसरी जगह जाके उसे उतारा, तो ये सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट होता है। फ्रेट क्या होता है, एक तरीके से किराया होता है। आप कहीं पे जाते हैं तो आपको कुछ किराया देना होता है ना। जो शहरों के अंदर ये किराया जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। गाँव वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि शहरों में सारी फैसिलिटीज होती हैं तो वहाँ पे कॉस्ट कम भी पड़ सकती है। रूरल एरियाज इतने मतलब दूर होते हैं कि वहाँ पे जाने का किराया महंगा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन एंड किस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो आप कैरी कर रहे हैं। नाउ फ्रेट स्मार्ट सिटीज, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के लॉजिस्टिक डिवीजन ने एक प्लान लेके आए हैं ताकि अर्बन फ्रेट, ये शहरी जो अर्बन फ्रेट है वो इम्प्रूव हो सके, एंड एक तरीके से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मींस भेजने की, लाने की, उतारने की, वो कॉस्ट कम की जा सके। तो इस इनिशिएटिव के अंदर कुछ कमिटीज बनाई जाएंगी जो कि सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स कमिटी होंगी। इनके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एजेंसीज से रिलेटेड, चाहे वो लोकल लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल लेवल के हों, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि इस मेजर को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। नाउ इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि फाइनल माइल तक जो फ्रेट मूवमेंट होता है, मीन्स जहां तक कोई भी सामान लेकर जाया जाता है, तो तब तक 50% जो होती है वो कॉस्ट लग जाती है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। अगर आप मार्केट में खरीदते हैं तो इंटरमीडियरीज के पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जब वो आपके पास तक पहुंचती है लॉजिस्टिक्स के थ्रू, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो अगर हम इस सिटी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर देंगे तो जो फ्रेट मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। क्योंकि अगले 10 साल में जो अर्बन फ्रेट है उसकी डिमांड जो है वो 140% तक बढ़ने वाली है। देन देखिए कौन कौन सी सिटीज़ इसमें कवर की जाएंगी। तो अभी तो 10 सिटीज़ को कवर किया गया है जस्ट इमीडिएट बेसिस पे। फिर इसको 75 सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें सभी स्टेट की कैपिटल्स, ठीक है, जैसे अपनी जो 28 स्टेट्स हैं तो उन सभी की कैपिटल, एंड वो सिटीज़ जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो सब सिटीज़ इसके अंदर कवर की जाएंगी। चलिए, अब देखते हैं हीट डोम क्या है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो कनाडा एंड जो यूएसए है वो इस हीट डोम को सफ़र कर रहे हैं। तो हीट डोम मतलब जहाँ पे जो एटमॉस्फियर के अंदर जो पानी, मतलब जो गर्मी है, हॉट ओशियन एयर लाइक अ लिड और अ कैप, मतलब इतनी तेज वहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो चुका है। स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट क्या होता है, मतलब जलाने वाली हीट। हाई प्रेशर सर्कुलेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में लाइक अ डोम और अ कैप, मीन्स जैसे घूमती है कोई भी चीज़, तो जिसकी वजह से हीट क्रिएट हो रही है एंड हीट वेव क्या हो रही है, फॉर्म हो रही हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ला नीना की वजह से। देखो, लाल नीना क्या होता है, एल नीना क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्योग्राफी की बुक को उसको रेफर कर सकते हैं। साउथ अमेरिका के जो पेरू है, ठीक है, इधर आपका मैं आपको बहुत हल्का सा बता देती हूँ। जैसे देखिए, ये आपका है साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है पेरूवियन कोस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 एक तरीके से जो विंड्स होती हैं वो इधर मूव करती हैं,
ठीक है। अब वो अगर मान लो बहुत तेज मूव करती हैं तो उससे क्या होगा, अपवेलिंग होती है, मीन्स नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर आता है, ऊपर का पानी इधर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट है, लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या क्रिएटेड है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स मूव करती हैं तो पानी भी मूव होता है, एंड जिसकी वजह से अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग होती है तो यहाँ पे फिशेस के लिए काफी अच्छा होता है। जब इसका अपोजिट हो जाए, मीन्स जब यहाँ पे जो बहुत तेज हवाएं ना चले, ठीक है, और इतने अच्छे से अपवेलिंग ना हो पाए, तो यहाँ के लोगों को क्या होता है, नुकसान। तो इसको बोलते हैं ला नीना। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़िएगा कहाँ से, अपनी ज्योग्राफी की बुक से। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्वेल्टरिंग हीट क्रिएट हो रही है। नाउ मेन कॉज यही है क्योंकि ओशियन का जो टेम्परेचर है वो उसमें चेंजेस आए हैं। कैसे क्रिएट होता है, देखो एक प्रोसेस होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वार्म एयर होती है, मीन्स ओशियन पे जो पानी होता है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगा तो वेस्टर्न पैसिफिक, देखिए अगर आपने मैप देखा हो तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे तो पड़ता है आपका अटलांटिक ओशियन और यहाँ आपका पड़ता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अगर आप इस तरफ आएंगे जहाँ पे मैंने आपको लाल नीना वगैरह बताया है, ठीक है, वो ही आपका पैसिफिक ओशियन है। जैसे ये आपका हो गया चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके इंडोनेशिया मलेशिया ये सब चीजें हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया। तो ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो ये है वेस्टर्न पैसिफिक और ये है सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न मतलब चाइना, मतलब जो वेस्टर्न पैसिफिक बेल्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न जो एरिया है यहाँ पे तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, एंड जो विंड्स होंगी वो हॉट एयर को किस तरफ मूव करने लगेंगी, इस तरफ मूव करने लगेंगी। देखो एल नीना में विंड जो मूवमेंट होती है वो इस तरफ होती है, ला नीना में इस तरफ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किस तरफ मूव हो रही हैं, अब ईस्ट की तरफ मूव हो रही हैं। तो जो ये विंड्स होंगी ये लैंड की तरफ जाएंगी जहाँ पे सिंक होंगी, एंड फिर क्या होगा, इस तरफ क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे हीट वेव्स क्रिएट होंगी। हीट वेव्स क्रिएट होंगी तो एक्सट्रीम कंडीशंस बन जाएंगी, क्रॉप्स को डैमेज होगा, वेजिटेशन खराब होगी, सूखा भी पड़ सकता है, एनर्जी डिमांड की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो लोग ज़्यादा एसी वगैरह चलाएंगे, ठीक है, फ्रिज ये सब चीज़ें होंगी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो रेट्स बढ़ेंगे। हीट डोम्स की वजह से जंगलों में भी आग लग जाती है, जैसे पिछले साल अमेजोन फायर्स हुए थे। तो ये बहुत मतलब गलत सिचुएशन हो सकती है। चलिए अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब यहाँ पे बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट एक प्ले सुन रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि पोलिंग के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा जा रहा है। तो वायलेंस के टाइम पे जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइलेंट रहती है एंड कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती, विक्टिम्स को कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जाता, जिससे लोगों की लाइफ लिबर्टी वुमेन की डिग्निटी खराब होती है, बच्चों की हालत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स एक प्ले आई कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो बैकग्राउंड क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 21 जून को एक 8 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसके हेड है राजीव जैन। तो कलकत्ता हाई कोर्ट्स के साथ मिलके कि देखिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मतलब तो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। आर्टिकल आपने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े होंगे पार्ट 18 में, तो 352 आपका होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब ये कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि उस राज्य की उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो वहां पे क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल। इसे हम स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी को नहीं कहते, प्रेसिडेंट रूल को कहते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो वहां पे कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही रखना है तो फिर प्रेसिडेंट रूल ही क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो स्टेट है वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, गवर्नर जो होते हैं वो वहां पे फिर सारे जो प्रोसीडिंग्स वगैरह देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अप्रूव कराना होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा से राज्यसभा से, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, कितने महीने में, 2 मंथ्स में। जो अप्रूवल है वो सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में चेक कीजिएगा कि जो नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है वो कितने मंथ में अप्रूव करानी होती है, ठीक है, उसकी पहले 2 मंथ थी,
ठीक है, फिर आप देखिएगा कि अब कितनी हो गई है। वहां पे कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैक्सिमम मतलब 6 महीने तक लगाया, फिर हम मैक्सिमम बस 3 साल तक लगा सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लाइफ मींस उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, तो आप लक्ष्मीकांत के बुक के अंदर अगर आप चैप्टर देखेंगे इमरजेंसी, तो आपको प्रॉपर एक पेज के ऊपर मींस ऐसे डायग्राम करके मिलेगा, जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करके आपको ऐसे मिलेंगे, इस तरफ नेशनल इमरजेंसी, इस तरफ स्टेट रूल। तो उस बुक को आप जरूर ध्यान में पढ़ लीजिएगा। नाउ आर्टिकल 356 के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है तो गवर्नर ही वहां पे क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रेसिडेंट रूल हटेगा कैसे, तो जब प्रेसिडेंट कहेंगे तब हट जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं OECD एंड G20 को इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है कि वो इंटरनेशनल टैक्स रूल्स के अंदर रिफॉर्म करेंगे एंड जो भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है वो अपना ठीक ठीक जितना भी उनका टैक्स बनता है वो पे करें। तो 130 कंट्रीज है जिन्होंने इसको साइन किया है। एक्चुअली ये ग्लोबल टैक्स रेट के बारे में अभी बात भी चल रही थी, तो ये ग्लोबल टैक्स डील ही है कि जो कंपनीज होती हैं वो उस जगह पे अपनी कंपनीज खोल लेते हैं जहाँ पे उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो डेवलप्ड कंपनीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको नुकसान होता है। तो इसलिए ग्लोबल टैक्स डील लाई गई थी। 130 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन कर लिया है। मिनिमम टैक्स रेट 15% हर जगह देना ही देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 2 पिलर्स है। एक तो वो वही कंपनीज जो डिजिटल कंपनीज है, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, ये सब हो गई, ट्रांसनेशनल कंपनीज हो गई। तो 15% जो मिनिमम टैक्स रखा गया है। ना इससे क्या होगा, जैसे जो कंट्रीज है नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, ये बहुत कम टैक्स लेते थे। ठीक है, तो इनको टैक्स हेवंस कहते थे, जैसे बहामास हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गए। तो अब इनको ये सहायता नहीं मिलेगी, इनको भी कम से कम 15% जो है वो रखना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेड आउटकम है। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया को अपना जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, जो हमने गूगल, अमेजोन एंड फेसबुक पे लगाया था। अगर ग्लोबल टैक्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी थोड़ा सा इस तरीके से ही होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी, हमारे इंडिया के अंदर कोई कंपनी आई है, ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया लगाता था कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आकर इतना कम प्राइस रख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, तो इतना टैक्स लगा देते थे कि हमारे यहाँ के कॉम्पिटिशन खत्म ना हो। तो वो होता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी मतलब जैसे मान लीजिए जो अगर हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, वो कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिया उस पर 6% टैक्स लगाता था। जैसे गूगल पर हो गया, फॉरेन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस पर हो गया। तो ये 1 अप्रैल 2020 से ये डिसाइड किया गया था कि 2% जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी लगेगा। तो अब ये नहीं लगाना पड़ेगा। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यही होता है कि जब इस तरीके से मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज मींस प्लानिंग करें कि कैसे हम जो टैक्स है वो कम पे करें एंड अपनी जो कंपनी है वो उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाकर बनाए जहाँ पे टैक्स कम हो। ठीक है, तो अगर ये ग्लोबल टैक्स हो जाएगा तो उनको कम से कम हर कंट्री के अंदर 15% तो देना ही देना पड़ेगा। तो वो क्यों डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाएंगे, वो डेवलप्ड के अंदर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस वीक। तो ये फसल बीमा योजना 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाई गई। यहाँ पे 29 करोड़ करीब लोगों को, फार्मर्स को एप्लीकेशंस के थ्रू इंश्योर किया गया है। एंड अगले 5 सालों में मींस अब तक 5 सालों में 8 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस को बेनिफिट हुआ है एंड 95,000 को पे भी किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री फसल वन नेशन वन स्कीम है। ठीक है, इसने रिप्लेस किया है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को ये 2016 में लॉन्च की गई थी। सभी फूड, सभी ऑयल सीड क्रॉप्स, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो कितना प्रीमियम है, 5, रबी के लिए 1.5, खैरिफ के लिए 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए देन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। फार्मर्स को इंश्योरेंस सपोर्ट वगैरह देना, उनकी फार्मर्स की इनकम बनी रहे। मान लीजिए किसी वजह से उनकी जो फार्म जो भी खेत वगैरह है या जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है तो एटलीस्ट उनको पैसे मिल जाएंगे। वो कुछ अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज करें, उन्हें क्रेडिट जो है वो टाइम पर मिलता रहे। ओके
पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, अब 2 के अंदर क्या था, कंप्लीटली वॉलंटरी हो गया, मतलब सभी फार्मर्स को इंक्लूड करना ही है। सेंट्रल सब्सिडी पर लिमिट लगा दी गई, मीन्स जो इरिगेटेड क्रॉप्स है उनके लिए 25% और जो अनइरिगेटेड क्रॉप्स है उनके लिए 30%, इतनी सब्सिडी जो है वो सेंटर देगी ही देगी। स्टेट्स को पूरी फ्लैक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट करें एंड चाहे तो कुछ और भी एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं। अगर पेंडेंसी हुई तो उसके लिए पैनलाइज भी किया जा सकता है। इन्वेस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में कम से कम 0.5%। कौन इन्वेस्ट करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज। देन देखिए फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स के अंदर हम देखेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। किनकी याद में? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में, क्योंकि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये पहले मेडिकल कंसल्टेंट भी थे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1961 में। तो थैंक यू सो मच। आज का आपको क्विज प्रैक्टिस करना है तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से क्विज एंड जो मीन्स की आंसर राइटिंग है वो कर सकते हैं। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।